सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहला टर्म है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन के बारे में हम बातचीत करें उससे पहले एक बार बेसिक तौर पर रिवाइज करते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। वैसे होपफुली आपको याद होगा, लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई बास्केट ऑफ कमोडिटीज है। क्वार्टर 1 में इस बास्केट की प्राइसेस हुआ करती थी कितनी? 100 रुपए। कितनी हुआ करती थी? 100 रुपए। क्वार्टर 2 में इस बास्केट की प्राइसेस मान लेते हैं हो गई 110 रुपए। कितनी हो गई? 110 रुपए। ये जो 10 रुपए से जनरल प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिला, इसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन से एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है, इन्फ्लेशन से एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे जनरल प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है, डीफ्लेशन के टाइम पे जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। डीफ्लेशन के टाइम पे द इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि सेम बास्केट है, क्वार्टर 1 में जनरल प्राइसेस कितने थे? 100 रुपए थे। मान लेते हैं कि क्वार्टर 2 में जनरल प्राइस लेवल्स डिक्रीज हो गए और मान लेते हैं कि प्राइसेस हो गए कितने? सिर्फ 70 रुपए हो गए। ये जो सिनेरियो है, जब जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिले, तो इसे बुलाया जाता है डीफ्लेशन। क्या बुलाया जाता है? डीफ्लेशन। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, जिसको इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है। कल तक जो चीज़ें 100 रुपए की मिल रही थी, अब सिर्फ 70 रुपए की मिल रही हैं। लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? बिकॉज जब जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज आता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है। और अगर प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, प्रोडक्शन को कट करेगा। बिकॉज प्रोड्यूसर को लगेगा ना कि अभी सही प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, अभी सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तो प्रोडक्शन को थोड़ा सा घटाते हैं। प्रोडक्शन को घटाने का मतलब क्या है कि 2-4 लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। बेसिकली जॉब्स को कट किया जाएगा। और अगर जॉब्स को कट किया जाएगा तो इकोनॉमी में देखने को मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट। और किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी बात है या खराब बात है? बट ऑब्वियस सी बात है कि खराब बात है। तो डीफ्लेशन के दौरान यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। बहुत सिंपल 2-3 चीजें। एक तो डीफ्लेशन के दौरान जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिलता है। डीफ्लेशन के दौरान द इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव। डीफ्लेशन के दौरान इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। एक सिंपल चीज दिमाग में बिठा लो, डीफ्लेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इन्फ्लेशन इज। इन्फ्लेशन से एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है डीफ्लेशन। जो भी चीजें इन्फ्लेशन में होती हैं उससे एकदम उल्टी चीजें होंगी डीफ्लेशन में। जैसे इन्फ्लेशन के दौरान जनरल प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है, डीफ्लेशन के दौरान जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन के दौरान इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, डीफ्लेशन के दौरान इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन के दौरान इन्फ्लेशन पॉजिटिव होता है, डीफ्लेशन के दौरान इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे? एग्जाम्पल अपन ने देखा हुआ है। मान लेते हैं कि कल तक 100 रुपए में 5 पैकेट बिस्किट को खरीदा जा सकता था, लेकिन अब इन्फ्लेशन आने की वजह से इसी 100 रुपए में सिर्फ 2 पैकेट बिस्किट्स को खरीदा जा सकता है। इन्फ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन डीफ्लेशन के दौरान वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। कैसे? मान लेते हैं कि कल तक 100 रुपए में 5 पैकेट बिस्किट्स को खरीदा जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज आ गया है, तो अब इन्हीं 5 पैकेट बिस्किट्स को सिर्फ 70 रुपए में खरीदा जा सकता है। एकदम उल्टा होगा जो इन्फ्लेशन में होता है, उसका एकदम उल्टा होगा डीफ्लेशन में। इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई में इंक्रीज आ जाता है। इन्फ्लेशन होता ही क्यों है? जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। डीफ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो मनी सप्लाई के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाती है।
डिफ्लेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इन्फ्लेशन इज। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, डिफ्लेशन से कैसे लड़ा जाए? देखो, इन्फ्लेशन से अपन कैसे लड़ते हैं? इन्फ्लेशन क्यों आता है? पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ा है, इन्फ्लेशन तब आता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपने को क्या करना होता है? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है। इन्फ्लेशन का एकदम उल्टा है डिफ्लेशन। तो अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपने को क्या करना है? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। मनी सप्लाई को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है? अपन ने पिछले ही सेशन में पढ़ा है, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को डिक्रीज कर दो। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को घटा दे। फिस्कल डेफिसिट को डिक्रीज कर दो। अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को अगर डिक्रीज कर दे। टैक्सेस को इंक्रीज कर दो, सरकार टैक्सेस और बढ़ा दे। कल तक मान लेते हैं 15% टैक्स लेती थी, अब 50% टैक्स ले। 50% टैक्स लेगी, इसका मतलब क्या है कि लोगों के हाथ में कम पैसा रह जाएगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सरकार सब्सिडीज को कर्व कर दे, ये जो फ्री सेवाएं चल रही हैं इनको बंद कर दे। इन सभी मेथड्स के थ्रू सरकार मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकती है। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है एग्जैक्टली वो अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो मनी सप्लाई है इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई को जो टूल्स दिए गए हैं उन टूल्स को बुलाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बुलाया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लोन्स को एक्सपेंसिव कर दें। अगर लोन्स को एक्सपेंसिव कर दिया जाएगा, मतलब लोन्स के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे। लोग अगर कम लोन लेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और आरबीआई की ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसके कई सारे टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वगैरह वगैरह। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है तो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दो। अपन ने पिछले सेशन में भी पढ़ा था। इन्फ्लेशन से एकदम उल्टा कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से अगर लड़ना है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो। इंक्रीज कैसे होगा? गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करने की शुरुआत कर दे, बढ़ाने की शुरुआत कर दे। गवर्नमेंट बोले कि कल तक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस 2,000 रुपये मिलता था, अब 20,000 रुपये मिलेगा, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर दे। गवर्नमेंट बोले कि कल तक मनरेगा के गड्ढे खुदवाने के लिए 200 रुपये दिए जाते थे, अब 3,000 रुपये दिए जाएंगे, विच मीन्स के लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर दे। कल तक मान लेते हैं गवर्नमेंट 15% टैक्स चार्ज करती थी, अब सिर्फ बोले कि हम 1% टैक्स लेंगे। जो बचा हुआ 14% है वो लोगों के हाथ में रह जाएगा, विच मीन्स कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को इंक्रीज कर दे, ये जो फ्री सुविधाएं इनको और इंक्रीज कर दे। ये तो गवर्नमेंट कर सकती है मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए जो किया जा रहा था उसका एकदम उल्टा करना है डिफ्लेशन से लड़ने के लिए। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई चीप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर सकता है, जिसको डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। बेसिकली आरबीआई क्या कर सकता है? लोन्स को सस्ता कर दे। बोले कि हम तो ना के बराबर इंटरेस्ट रेट लेंगे, जितना लोन चाहिए उतना ले लो। लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाएगा, विच मीन्स कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। एक लाइन समझनी आपको कि इन्फ्लेशन से एकदम उल्टा, एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे जो भी होता है उससे एकदम उल्टा डिफ्लेशन के टाइम पे होगा, उससे एकदम उल्टा डिफ्लेशन के टाइम पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको ये पूरी बातचीत समझ में आ गई होगी। इत्मीनान से इसको देखो, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। अच्छा, डिफ्लेशन क्या होता है वो अपन ने समझ लिया। एक दूसरा टर्म है डिसइन्फ्लेशन। क्या टर्म है? डिसइन्फ्लेशन। ध्यान देना, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? जब जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिले। डिसइन्फ्लेशन का मतलब, डिसइन्फ्लेशन में अभी भी इन्फ्लेशन है, कि इन्फ्लेशन तो अभी भी है लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो डिक्लाइन हो गया है। इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है,
लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वार्टर 1 में बास्केट ऑफ कमोडिटीज की जो जनरल प्राइसेस थी वो 100 रुपए थी। कितनी थी? 100 रुपए। क्वार्टर 2 में जनरल प्राइसेस हो गई मान लेते हैं 110 रुपए। कितनी हो गई? 110 रुपए। क्वार्टर 3 में मान लेते हैं जनरल प्राइसेस हो गई 120 रुपए। कितनी हो गई? 120 रुपए। क्वार्टर 4 में मान लेते हैं जनरल प्राइसेस हो गई 130 रुपए। कितनी हो गई? 130 रुपए। मतलब अभी भी इन्फ्लेशन हो रहा है, अभी भी जनरल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। लेकिन अगर रेट निकालोगे तो यहां रेट कितनी आएगी? 10% आएगी। यहां अगर रेट निकालोगे तो रेट कितनी आएगी? 9.1% आएगी। यहां अगर रेट निकालोगे तो कितनी आएगी? लगभग 8.5 या 6% के आसपास आएगी। इन्फ्लेशन अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है उसमें डिक्लाइन आने की शुरुआत हो गई है और इस सिनेरियो को बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन में आपके जो जनरल प्राइस लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। डिसइन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए पूरा टर्म है इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन तो अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी प्राइस लेवल्स में इंक्रीज है, लेकिन जो रेट है वो डिक्लाइन होने लग गई है। जो इन्फ्लेशन की रेट है वो डिक्लाइन होने लग गई है। होपफुली आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर एक तीसरा टर्म है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन का मतलब क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये जनरल प्राइस लेवल्स हैं। क्या है? जनरल प्राइस लेवल्स। जब जनरल प्राइस लेवल्स के कंपैरिजन में प्राइसेस बढ़ने की शुरुआत होती है तो इसको बुलाया जाता है इन्फ्लेशन। क्या बुलाया जाता है? इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जब ये जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्लाइन आने की शुरुआत होती है, मतलब इन्फ्लेशन के रेट में डिक्लाइन आने की शुरुआत होती है लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन है, तो इसको बुलाया जाता है क्या? डिसइन्फ्लेशन। क्या बुलाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन। When the inflation rate is declining but the inflation is still positive, तो उसको बोला जाता है डिसइन्फ्लेशन। अगर जनरल प्राइस लेवल्स के नीचे चले जाएं प्राइस लेवल्स तो उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। क्या बोला जाता है? डिफ्लेशन। क्या बोला जाता है? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन के बाद जब एक बार फिर से प्राइसेस ग्रो करने की शुरुआत करते हैं, एक बार फिर से इकोनॉमी ग्रो करने की शुरुआत करती है तो उसको बुलाया जाता है रीफ्लेशन। क्या बुलाया जाता है? रीफ्लेशन। When the inflation returns after a period of deflation, it is known as reflation. रिफ्लेशन के दौरान इकोनॉमी एक बार फिर से वापस ग्रो करने की शुरुआत कर देती है। बहुत सिंपल। इन्फ्लेशन मतलब जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन मतलब कि अभी भी इन्फ्लेशन है लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। डिफ्लेशन का मतलब कि जो प्राइसेस हैं वो जनरल प्राइस लेवल्स के नीचे चले गए हैं। और रीफ्लेशन का मतलब कि डिफ्लेशन के बाद एक बार फिर से इकोनॉमी रिकवर करने की शुरुआत कर रही है, इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो एक बार फिर से ग्रो करने की शुरुआत कर रहे हैं, इसको बोला जाता है रीफ्लेशन। फिर एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जब ना तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऊपर से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, ऊपर से जीडीपी डिक्लाइन हो रही है। देखो, यूजुअली अपन क्या कहते हैं, हमने पहले ही सेशन में पढ़ा था जब अपन ने इन्फ्लेशन की बातचीत शुरू की थी। यूजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन स्टैगफ्लेशन के सिनेरियो में इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो है, जीडीपी डिक्लाइन कर रही है, उसके बावजूद इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब इकोनॉमी बहुत बैड शेप में है, बहुत खराब कंडीशन में है। लेकिन ये जो स्टैगफ्लेशन है ये बहुत रेयर फिनोमिना है, कभी कभार देखने को मिलता है। और फिर एक टर्म है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी के कुछ कमोडिटीज में तो इन्फ्लेशन देखने को मिले लेकिन कुछ और कमोडिटीज में डिफ्लेशन देखने को मिले। एक अजीब सी सिचुएशन जब कुछ कमोडिटीज में तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है लेकिन कुछ और कमोडिटीज के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन को बुलाया जाता है स्क्यूफ्लेशन। क्या बुलाया जाता है? स्क्यूफ्लेशन। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला टर्म क्या है? डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? जब जनरल प्राइस लेवल्स में डिक्रीज देखने को मिले, जब इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाए, जब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिले, जब आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो जाए, जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाए, तो उसे बुलाया जाता है डिफ्लेशन।
डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अभी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है उसने डिक्लाइन करने की शुरुआत कर दी है। रीफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन के बाद एक बार फिर से जब इकोनॉमी ग्रो करने की शुरुआत करती है, जब एक बार फिर से जनरल प्राइसेस इंक्रीज करने की शुरुआत करती हैं, तो उसे बुलाया जाता है रीफ्लेशन। फिर एक टर्म है स्टैगफ्लेशन, ऐसा सिनेरियो जब इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो हो लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा हो, मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत खराब शेप में है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। फिर एक टर्म है स्क्यूफ्लेशन, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी की कुछ कमोडिटीज में तो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और कुछ में डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है। पेज लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, छोटे छोटे में इसको लिखो, रिवाइज करो, चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी। फिर इसके बाद बात आती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में हम बात करें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है? 2013 में आरबीआई ने एक कमेटी को अपॉइंट किया जिसका नाम था उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जो हैं उनको 2016 में आरबीआई का गवर्नर भी बनाया जाएगा। 2013 में उर्जित पटेल कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द आरबीआई, और इस कमेटी को काम क्या दिया गया? एक तो इसको काम दिया गया कि देखो कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या होती है अपन पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिंपल तौर पे बोलें तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास में जो भी टूल्स होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। उर्जित पटेल कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द आरबीआई इन 2013, और काम क्या दिया गया कि एक तो ये देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, और दूसरा ये बताओ कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए नॉमिनल एंकर या फिर ये बोलें कि मेन कंपोनेंट किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, हमें मेनली किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। उर्जित पटेल कमेटी को ये काम दिया गया। उर्जित पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 2014 में। कब रिपोर्ट सबमिट करी? 2014 में। और उर्जित पटेल कमेटी ने बोला कि हमें फोकस करना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। बेसिकली हमें इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने के लिए काम करना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? ये सेंट्रल बैंक की एक पॉलिसी है। बेसिकली इन्फ्लेशन टारगेटिंग के तहत सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर ही रहता है। इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफाइड लिमिट में रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक which focuses on adjusting monetary policy to achieve specified rates of inflation, rate of inflation. इसी इन्फ्लेशन टारगेटिंग में एक टर्म है स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जब सेंट्रल बैंक सिर्फ इन्फ्लेशन को लेकर ही कंसर्न्ड हो, जब सेंट्रल बैंक को सिर्फ इन्फ्लेशन से मतलब हो, बाकी चीज़ों से मतलब ना हो, तो उसे बुलाया जाता है स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और दूसरा टर्म होता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करे, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे एक्सचेंज रेट, जैसे आउटपुट, जैसे एम्प्लॉयमेंट, तो उसे बुलाया जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। जब इन्फ्लेशन के साथ साथ और भी चीज़ों को कंसिडर किया जाए बाय द सेंट्रल बैंक, तो उसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और जब सेंट्रल बैंक सिर्फ इन्फ्लेशन से ही कंसर्न्ड हो, तो उसे बुलाया जाता है स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बहुत सिंपल। उर्जित पटेल कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द आरबीआई इन 2013। काम दिया गया कि एक तो ये देखो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और दूसरा ये बताओ कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए हमारा मेन कंपोनेंट क्या होना चाहिए। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और बोला कि हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर क्यों फोकस करना चाहिए? बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट्स हैव रिमेन्ड नेगेटिव। जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव रही हैं। इसका क्या मतलब है?
हमने जो पिछले वाले सेशन में एग्जाम्पल लिया था उसी को याद करो। मान लेते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का। कितना लिया? 1 लाख रुपए का लोन लिया। इस 1 लाख रुपए से आपने 1 किलो सोना खरीद लिया। मान लेते हैं ये जो आपने लोन लिया इसके ऊपर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देना है। कितना देना है? 6% का इंटरेस्ट रेट देना है। बट एक साल में मान लेते हैं कि 10% का इन्फ्लेशन आ गया। 10% का इन्फ्लेशन आने की वजह से ये जो 1 लाख रुपया है, या फिर ये बोलें कि ये जो 1 किलो सोना है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी हो गई? 1,10,000 रुपए। कितनी हो गई एक साल के बाद वैल्यू? 1,10,000 रुपए। आपको लौटाना कितना है? 6% का इंटरेस्ट रेट है, आपको लौटाना है सिर्फ 1,06,000 रुपए। मतलब आपको सीधे सीधे 4,000 रुपए का फायदा हो गया। आपको तो फायदा हो गया, लेकिन बैंक को नुकसान हो गया। बैंक को कैसे नुकसान हो गया? इसको ऐसे समझो। मान लेते हैं कि बैंक ने आपको लोन नहीं दिया होता और बैंक ने इस 1 लाख रुपए से 1 किलो सोना खरीद लिया होता, तो आज की डेट में बैंक के पास में 1 किलो सोना होता जिसकी वैल्यू होती 1,10,000 रुपए। लेकिन क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया वो भी सिर्फ 6% इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट रेट पे, तो अब बैंक को सिर्फ कितने मिल रहे हैं? 1,06,000 रुपए मिल रहे हैं। बैंक को घाटा हो रहा है। इन्फ्लेशन अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा निकल जाए तो बैंक को घाटा हो जाता है। इसी को बोलते हैं दैट द रियल इंटरेस्ट रेट्स हैव बिकम नेगेटिव। तो ज्यादातर टाइम पे देखने को मिला है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव रही हैं। दूसरा, इट इरोड्स द एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपके इकोनॉमी में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। अब इन महंगी चीज़ों को आप एक्सटर्नल मार्केट्स में बेच सकते हो क्या? दूसरे कंट्रीज में बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते हो। क्यों नहीं बेच सकते हो? बिकॉज हो सकता है सेम प्रोडक्ट उन कंट्रीज में सस्ते दर पर मिल रहा हो, तो जो आपकी एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी इरोड हो जाती है। लार्ज इंपोर्ट ऑफ गोल्ड देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था कि लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो इन्फ्लेशन के टाइम पर डिक्रीज हो जाती हैं, बट लोग जो हैं वो अनप्रोडक्टिव एसेट्स जैसे गोल्ड को खरीदने की शुरुआत करते हैं, तो इन्फ्लेशन के दौरान गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। इसकी वजह से इंपोर्ट ऑफ गोल्ड बढ़ जाता है और इसकी वजह से सरकार का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में जो गैप है वो और ज़्यादा वाइडन हो जाता है। इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लग जाते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होने लग जाते हैं, और ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। वीकनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में, अदर करेंसीज के कंपैरिजन में कमज़ोर हो जाती है। एंड राइज इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में भी राइज देखने को मिलता है, बिकॉज जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। कमेटी की रिकमेंडेशन ये थी कि एक तो हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए, और दूसरा हमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई कंबाइंड के मेथड को यूज़ करना चाहिए। डब्ल्यूपीआई को नहीं करना चाहिए, जो कि अब तक हम कर रहे थे। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज एक तो डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज को कंसिडर किया ही नहीं जाता है। सर्विसेज जो कि ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द इकोनॉमी को फॉर्म करती हैं उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सीपीआई जो है वो रिटेल प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, कंज्यूमर प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि इन्फ्लेशन कितना है। तो उर्जित पटेल कमेटी ने दो चीज़ें कह दी कि एक तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करो, और दूसरा हमें सीपीआई कंबाइंड के मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। न्यूमेरिकल टारगेट कितना रखा गया इन्फ्लेशन का? 4% ±2%। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत ये जो टारगेट है इसको 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब 31 मार्च 2026 तक हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? 4% ±2%। अगर इस रेंज में हमारा इन्फ्लेशन रहेगा तो वो डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगी कि ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारा इन्फ्लेशन इसी लिमिट में रहे। इसके साथ इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बातचीत खत्म हो गई। फिर बात आती है कि रीसेंट टाइम्स में हमारी सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? एक तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एनकरेज किया है और बोला है कि ये जो लोग होर्डिंग करते हैं, ये जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। तो एक तो क्या कर रही है सरकार कि होर्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए कामकाज कर रही है, दूसरा ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कामकाज कर रही है।
दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खूब सारा प्रमोट किया जा रहा है, आए दिन आप न्यूज़ में पढ़ते होगे इसके बारे में। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में, बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उनको रिमूव करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 2017 में। जीएसटी के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में डिटेल में। फिर सर्टेन कमोडिटीज जो कि हमारे कंट्री में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये कमोडिटीज की कमी आ जाएगी तो सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, ऐसे कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को भी बैन किया है। ऑपरेशन ग्रीन चलाया हमारी सरकार ने, और पहले ये सिर्फ टमाटो, अनियन और पोटैटो के लिए चलाया गया था, अब इसको 41 कमोडिटीज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 41 पेरिशेबल्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बेसिकली ये जो जितना भी टॉप जैसे भी फूड प्रोडक्ट्स हैं ये खराब ना हो, इनके लिए बढ़िया ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इनके लिए बढ़िया स्टोरेज की फैसिलिटी, उस सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कामकाज करता है ये ऑपरेशन ग्रीन और ये किसान रेल। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। आज के सेशन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये टर्मिनोलॉजी। इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ढंग से दिमाग में बिठाओ। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।